नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से। इस बार के नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया और हर रोज ऐसे आंकड़े आ रहे हैं जो कि अपने आप में चौंकाने वाले हैं। इस बार चुनाव में 85% ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका जीतना तो दूर, उनकी जमानत राशि भी जब्त हो गई। 10 सालों में ये सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में दो गठबंधन हैं, महायुति और महाविकास अघाड़ी। जो विपक्षी महाविकास अघाड़ी है, उस गठबंधन को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। 22 सीटों पर उनके उम्मीदवारों की जमानत राशि जब्त हुई। कांग्रेस इसमें सबसे ऊपर है। महाराष्ट्र के इन चुनावों में महायुति ने जीत की जितनी बड़ी गाथा लिखी, उससे कहीं बड़ी और बुरी हार के रिकॉर्ड भी बने। महाराष्ट्र में इस बार चुनाव लड़ने वाले 4136 उम्मीदवारों में से 3515 यानी 85% उम्मीदवारों की 3.5 करोड़ की जमानत राशि जब्त हो गई। बीते 10 सालों में ये सबसे ज्यादा राशि बताई जा रही है। अगर कोई उम्मीदवार सीट पर पड़े कुल मतों का 1/6वां हिस्सा नहीं हासिल कर पाता है तो विधानसभा चुनाव के लिए जमा 10,000 की उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। इसमें विपक्षी महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। 22 सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जमानत राशि जब्त हो गई है। कांग्रेस के उम्मीदवारों की ही 9 सीटों पर जमानत जब्त हुई है। शिवसेना उद्धव गुट की बात करें तो उसके उम्मीदवारों की 8 सीटों पर जमानत जब्त हुई है और शरद पवार गुट एनसीपी की 3 सीटों पर जमानत जब्त हुई है। महाविकास अघाड़ी का हिस्सा किसान और मजदूर पार्टी ने 2 सीटों पर जमानत राशि खोई है, लेकिन इस चुनाव में किसी भी बीजेपी उम्मीदवार की जमानत जब्त नहीं हुई है। हालांकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के एक उम्मीदवार ने विदर्भ के दर्यापुर अमरावती जिले में अपनी जमानत राशि खोई और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी की महाराष्ट्र में 5 सीटों पर जमानत राशि जब्त हुई है। उसी जिले के मोर्शी निर्वाचन इलाके में एक अनोखी स्थिति देखी गई, जहां एनसीपी के दोनों गुटों ने अपनी जमानत राशि खो दी। अन्य छोटे दलों के भी कई उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हुई हैं। वीबीए, बीएसपी और एमएनएस ने राज्य भर में लगभग सभी सीटों पर जमानत राशि खो दी। अपवाद रहे एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे, जो माहिम सीट से हार तो गए लेकिन न्यूनतम सीमा को पार करने में कामयाब रहे। 2014 में 83.1% उम्मीदवारों की जमानत राशि जब्त हो गई थी, जो 3.4 करोड़ थी। तो वहीं बीते विधानसभा इलेक्शन यानी 2019 में 3237 उम्मीदवारों में से 80.5% ने अपनी जमानत राशि खो दी थी, जिससे आयोग को 2.6 करोड़ की कमाई हुई थी। कोई बोलते हैं लाड़की बहन, ये दिशा देने का काम है, लाड़की बहन सामने करने का। इसके पीछे का राजनीतिक खेल क्या हुआ है? तो जनता सवाल उठा रही है कि ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा जीत भारतीय जनता पक्ष को महाराष्ट्र में 132 जगह मिलना, तो लोगों का विश्वास ही नहीं है कि ये विजय जो मिला, इनको जीत मिली महायुति को, वो जीत लोगों ने नहीं जिताया तो ईवीएम ने जिताया है, यही लोगों का कहना है। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि महाराष्ट्र में एक ऐसा गांव है जहां कांग्रेस को एक वोट भी नहीं मिला, जिसके बाद गांव के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि जब उन्होंने कांग्रेस को ही वोट दिया तो ऐसा कैसे हो गया। इन चुनावों में कांग्रेस की हार इतिहास के पन्नों में दर्ज होने लायक है। कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहब थोराट, पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण जैसे नेता अपनी सीटें नहीं बचा सके। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के चीफ नाना पटोले की जीत का अंतर महज 208 वोट रहा। जो भी चुनाव के नतीजे है वो किसी को भी एक्सेप्ट होने लायक नहीं है, ना महाराष्ट्र के पब्लिक को भी है। तो इस विषय का एक मंथन हमने किया है और रास्ता कैसे बनाने का वो, और जनभावना जो है आज महाराष्ट्र का सोशल मीडिया देखोगे तो पब्लिक बोलती कि हमारे वोटों से सरकार नहीं आई है। तो जनता की जो भावना है उसको हमेशा कांग्रेस पार्टी ने उसको रिस्पेक्ट किया है। आज मैं मेरे नेता राहुल जी से भी उसी बारे में बात करने यहाँ पर आया हूँ और मुझे लगता है कि कोई ना कोई अच्छा रास्ता उसमें से निकलेगा। कांग्रेस इंडिया ब्लॉक या एमवीए गठबंधन में खुद को बड़ा भाई मानकर चल रही थी, ज्यादा सीटों पर चुनाव भी लड़ी, इसलिए इस बुरी हार के बाद अब जिम्मेदारी लेने का भी दबाव कांग्रेस पर ही है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब ये बात करते हैं संभल की, जहां शाही मस्जिद सर्वे विवाद के बीच हुई हिंसा के बाद आज शांति है, लेकिन तनावपूर्ण है। इस बीच जो मृतक हैं उनकी संख्या 5 हो चुकी है। इसके बाद सुरक्षा बल की तैनाती यहां पर और पुख्ता की गई है।
इस मामले में पुलिस ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल समेत 800 लोगों को आरोपी बनाया है। 25 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि करीब 200 लोगों को हिरासत में लिया गया है। संभल में हुई हिंसा और 5 लोगों की मौत को लेकर मुरादाबाद के कमिश्नर अंजनी सिंह ने चौंकाने वाला दावा किया। उनका दावा है कि मृतकों के शरीर में देसी तमंचे के कारतूस मिले हैं, साथ ही पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई है। संभल में जहां अब एक तरफ शांति है, वहां दूसरी तरफ लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लोगों को डर इस बात का है कि कहीं पुलिस उन्हें भी उठाकर ना ले जाए। इस वक्त मैं आपको तस्वीरों में वो एक इलाका दिखा रहा हूं जो संभल के मस्जिद के पास है, और यहाँ पर लोग आसानी से अपने जीवन को अब यहाँ पर नहीं जी पा रहे हैं। लेकिन चलिए कुछ लोगों से यहाँ पर ज़रूर हम बात करेंगे। मेरा नाम जमील अहमद है। इस समय यहाँ के हालात कैसे हैं? क्या सामान्य लग रहे हैं आपको जैसे पहले हुआ करते थे? हाँ, मतलब थोड़े सामान्य होते जा रहे हैं, लेकिन आदमी जाने से कतरा गया। मजदूर गरीब आदमी है, वही रिक्शा चला मजदूरी करें, मजदूरी हाथ ना आ रही। पर संभल इस तरह का नहीं हुआ करता था, कहते हैं संभल सब हम सब एक हिंदू भाई मुसलमान एक साथ रहते हैं, एक जगह खाते पीते हैं, एक जगह उठते बैठते हैं, एक कारोबार करते हैं, समझ गए। वो हमसे लेते हैं, हम उन्हें देते हैं, हमें उनमें कोई टेंशन नहीं है। हमेशा भाईचारा रहता है, बस एक सर्वे हमेशा भाईचारा रहता है हमारा। आपका नाम है आलम। ये बताएंगे कि अब यहाँ पर आपको हालात सामान्य लग रहे हैं, मतलब जैसा आपका जीवन पहले था जो रविवार को वो, उससे पहले क्या वैसा हो पा रहा है? कहाँ हो रहा पाए सर, अब तो सही है फिलहाल में, मगर गए कुछ लोग डरे हुए हैं यहाँ पे। कारण क्या है? क्या पुलिस बार बार आ रही है इस वजह से लोग डर रहे हैं? हाँ, पुलिस तो आ रही है, रात में आ रही है, रोज रात को आती है यहाँ पे रोज। सही है अब तो, मगर जगह जगह बैठी हुई है पुलिस इस टाइम तो फिलहाल में। देखिए, एक बात यह है, थोड़ा सा डर का माहौल है। लोग आसपास के भी ठीक से घरों में नहीं सो पा रहे हैं, जो बेकसूर लोग हैं। देखिए, अब भीड़ थी, जो था सो हुआ, लेकिन कम से कम जो लोग हैं, जो डरे सहमे लोग हैं, जो अपना घर परिवार छोड़ कर के यहाँ से दूर रहने को मजबूर हैं, एक भय का माहौल है। मैं प्रशासन से भी ये बात कहता हूँ कि इस भय के माहौल को ख़त्म करके और शांति प्रिय का एक संदेश जनता में पहुंचाएं। जाहिर तौर पर लोग यही चाहते हैं कि अपने जीवन को एक आसान रूप से, जिस तरीके से वो पहले जीते थे, वैसे जी पाएं। संभल से अपने कैमरा सहयोगी अशोक माले के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, NTV इंडिया। और अब अगली अहम खबर वलसाड से, जहां मोतीवाड़ा इलाके में युवती के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में अहम खुलासा हुआ है। 10 दिन के बाद जो आरोपी हरियाणा का रहने वाला राहुल जाट गिरफ्तार किया गया, उसके बारे में पता चल रहा है कि वो एक सीरियल किलर है जिसने 25 दिनों में 5 हत्याएं की हैं। मोतीवाड़ा में रेप और हत्या के बाद भी आरोपी ने 3 और हत्याएं की थी। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी ने पिछले 25 दिनों में 5 हत्याएं की। पकड़े जाने से पहले आरोपी ने ट्रेन में ही एक महिला के साथ बलात्कार करने और उसकी हत्या की बात कबूली है। सीरियल किलर राहुल जाट को घटना के रिक्रिएशन के लिए घटनास्थल पर ले जाया गया। सीरियल किलर राहुल जाट ने 25 दिनों में 5 हत्याएं की। पूरा अक्यूज है, उसने पूरा ये वाकया है, पूरा क्राइम है, उसको कन्फेस किया है। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में सारे रेलवे स्टेशन डाउन द लाइन पूना तक के सारे GRP हमारे गुजरात के, वहाँ के RPF की सारी पुलिस, हमारी गुजरात की RPF, रोहतक के SP और जोधपुर सेंट्रल जेल के IG साहब ने बहुत मदद करी थी। और सबसे बड़ी सफलता वलसाड पुलिस को इस बात में मिली है, वलसाड पुलिस को, अक्यूज़ की पूरी इंट्रोगेशन में एक मर्डर पार्टी के अलावा और 4 मर्डर उसने पिछले 25 दिनों में किए हैं, ये वो कन्फेस कर रहा है। इन चारों मर्डर में जो भी राज्य, जो भी ज़िले में ये मर्डर हुए, उस हर जगह पे हम लोगों ने वहाँ कन्फर्मेशन किया है। और वैष्णो देवी की यात्रा 4 दिन के बाद दोबारा शुरू हो गई है। रोपवे सर्विस प्रोजेक्ट को लेकर जो स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि उनकी समस्या दूर कर दी जाएगी। 4 दिन के बवाल और नारेबाजी के बाद वैष्णो देवी की यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई। कुछ दिनों पहले हड़ताल थी, अभी हड़ताल बंद होने की वजह से अभी बहुत आसानी हो रही है आने में। खाने पीने सारी व्यवस्था, अभी यातायात की व्यवस्था भी सुचारू रूप से चालू है।
प्रशासन का कहना है कि जो गंडोला सर्विस शुरू की जा रही है उससे किसी के रोजगार पर असर नहीं पड़ेगा। रखा जा रहा है। डिविजनल कमिश्नर की कमेटी ने लोगों से बाकायदे बातचीत किया है। किसी का कोई कंसर्न होगा, जेन्युइन कंसर्न होगा तो उसको जरूर देखा जाए। अभी वैष्णो देवी तक पहुंचने में कम से कम 7 घंटे लगते हैं। श्रद्धालुओं को 13 किलोमीटर की दूरी या तो पैदल पूरी करनी होती है या फिर घोड़े पर बैठकर या पालकी से जाना होता है। कहा जा रहा है कि गंडोला सर्विस शुरू होने से 13 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई आसान हो जाएगी। भैरवनाथ जी तक पहुंचने की चढ़ाई के लिए रोपवे की सुविधा है। अब वैष्णो देवी तक जाने के लिए भी रोपवे का सहारा मिल जाएगा। ये 250 करोड़ का प्रोजेक्ट है और अगले 2 वर्षों में पूरा होगा। ये रोपवे प्रोजेक्ट काफ़ी सालों से चर्चा में चल रहा था, बातें इसके बारे में हो रही थी, लेकिन बोर्ड ने फिलहाल फाइनली ये फैसला किया कि इस रोपवे प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जाए और कोशिश चल रही है हमारी कि कैसे स्थानीय लोगों का भी जो कंसर्न्स हैं उसको भी इस प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करके ही इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए। दरअसल इस रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर सबसे ज्यादा गुस्सा घोड़े मालिकों और पालकी ढोने वालों के बीच है, लेकिन प्रशासन की पहल के बाद इन लोगों को समझाकर हड़ताल तुड़वाने में प्रशासन कामयाब हो गया है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। निदा फाजली का नाम हिंदी और उर्दू फनकारी की दुनिया में बड़े अदब से लिया जाता है। उन पर बनी डॉक्यूमेंट्री गोवा फिल्म फेस्टिवल तक पहुंची। जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रशांत सिसोदिया ने। हम हमेशा फिल्मों की बात करते हैं, लेकिन आज मैं जिस शख्स की बात कर रहा हूँ वो हैं जिन्होंने कुछ ऐसे शब्द दिए हैं कि घर से मंजिल है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, या फिर बिंद्रावन के कृष्ण कन्हैया अल्लाहू अल्लाहू। मैं बात कर रहा हूँ निदा फाजली साहब की, जो कि बहुत बड़े पोएट थे और बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने गीत भी लिखे। और ये जो दोनों शख्स हैं, इन दोनों ने एक डॉक्यूमेंट्री है उनके ऊपर बनाई है और वो जो इंडियन पैनोरमा है गोवा फिल्म फेस्टिवल का, उसमें वो सिलेक्ट हुई थी। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और निदा फाजली साहब, सबसे पहली चीज़ जो जहन में आती है, मैंने उनके गाने सुने और मैं बहुत मुतासिर उनकी पोइट्री से रहा हूँ। आप लोगों से सवाल ये है कि निदा फाजली साहब जैसे पोएट को चुनना डॉक्यूमेंट्री के लिए किसके दिमाग की उपज थी? सबसे पहले ये बताइए। मेरा सौभाग्य कि मैंने निदा साहब के साथ 24 बरस काम किया और जब उनसे मिला तो निदा साहब के अंदर ना उनका एक बड़ा प्रसिद्ध शेर है, हर आदमी में होते 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो निदा साहब के अंदर एक बच्चा भी था जिसने मुझे बड़ा प्रभावित किया। और वो मेरे को भी, मतलब हम लोग बात करते थे विभिन्न विषयों पर और वो बड़ी गंभीरता और संजीदगी से बात करते थे, लेकिन जब अगर हमारा बचपना वो देखते थे और किसी चीज में हम जिद करते थे तो वो वैसे भी हो जाते थे। तो एक लंबा एसोसिएशन रहा, हमारे पास बड़ी सारी फुटेज थी और बड़े मन में कल्पना थी कि भाई एक ऐसे शायर जिसके व्यक्तित्व को हमने जाना है, उसको दुनिया भी जाने समझे। आप जैसे ज़्यादा किसी आदमी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं और जैसे ही उसकी बातों को आप समझना शुरू करते हैं, तो आपको ये पहली चीज़ जो आपको समझ में आती है कि वो ये नहीं था कि वो सिर्फ मुझ पे अटैक कर रहा था या उसको अटैक कर रहा था। वो आदमी निर्भीकता के साथ बोलता जा रहा था, उसको जो भी दिखता था। वो समाज पे अटैक कर रहे थे, वो एक सोच पे भी अटैक कर रहे थे जो शायद उनको ना पसंद आई हो या कुछ भी रहा हो। उन्होंने किसी पोएट, अगर उनको लगा कि मेरे को इस पोएट के बारे में कुछ क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहिए, वो कितना भी बड़ा पोएट हो, उन्होंने वो किया। उन्होंने किसी पर्टिकुलर एरा की कोई सामाजिक स्थिति हो उसके ऊपर किया। उन्हें लगा किसी धर्म के की कट्टरता हो या किसी धर्म का ज्यादा प्रपंच चल रहा हो, तो उन्होंने उसके ऊपर भी किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्यूमेंट्री के लिए। मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी है और जो कहते हैं आत्मा होती है, जो लोग शायरी पसंद करते हैं और जो शायद जिन्होंने उनको फिल्मों में सुना है, वो गाने तो उनके आपके दिल को छूते ही हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री भी आपको छुएगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी स्क्रीनिंग के लिए। थैंक यू। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।